नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में विकास एवं पंचायत विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें सीएम सैनी ने निर्देश दिए कि 500 वर्ग गज तक की शामताल भूमि पर आधुनिक रूप से निर्मित मकानों का नियमितीकरण करने के कार्य में तेजी लाने के लिए ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन किया जाए। इसके अलावा पात्र लोगों को जागरूक करने के लिए ग्राम पंचायतों में बुनियादी करवाई जाए। अगले 3 सप्ताह के अंदर ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन कर इसके तहत केसों का निपटान सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही जिन जिलों के केस अपूर्व हो चुके हैं उनकी रजिस्ट्रियां जल्द कराई जाए। इसके साथ ही सीएम सैनी ने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ धरातल पर हुए हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। इसके लिए अधिकारी हर 15 दिन में विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करना भी सुनिश्चित करें। हरियाणा सरकार को बाढ़ राहत कार्यों के लिए भारत स्टेट बैंक ने 1,55,00,000 रुपए का चेक सौंपा। ये चेक हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को एसबीआई के अधिकारियों द्वारा सौंपा गया। इस अवसर पर हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार भी मौके पर मौजूद रहे। ये राशि एसबीआई के कर्मचारियों द्वारा राज्य में चल रहे बाढ़ राहत कार्यों में सहयोग के रूप में एकत्रित की गई थी, जिसमें कर्मचारियों ने अपने 1 दिन के वेतन का योगदान दिया। इस अवसर पर सीएम नायब सिंह सैनी ने भारतीय स्टेट बैंक की सराहना करते हुए कहा कि देश के सबसे बड़े बैंक द्वारा हरियाणा प्रदेश के नागरिकों के प्रति किया गया ये उदार योगदान और निरंतर सहयोग सराहनीय है। बता दें कि एसबीआई के कर्मचारियों द्वारा बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए 1,55,00,000 का चेक दिया गया। ये चेक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को कर्मचारियों द्वारा दिया गया। बता दें कि कर्मचारियों ने एसबीआई के कर्मचारियों ने अपने 1 दिन का वेतन बाढ़ पीड़ितों को दे दिया है। पानीपत शहर से बीजेपी विधायक प्रमोद विज को सीएम नायब सिंह सैनी ने उनके जन्मदिन पर बधाई दी। सीएम सैनी ने सोशल मीडिया पर बधाई संदेश जारी करते हुए लिखा, प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और यूं ही समर्पित भाव से अपने क्षेत्र के उत्थान को लेकर अनवरत अग्रसर रहें। चंडीगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक हुई, जिसमें कई मंत्री भी शामिल हुए। बैठक की जानकारी देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने बताया कि 17 अक्टूबर को पीएम मोदी हरियाणा के दौरे पर रहेंगे, जिसमें पीएम मोदी प्रदेश के नई सौगात देंगे। बड़ौली ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पत्रकार साथियों का भी धन्यवाद, स्वागत करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चला और कल 3 तारीख को देश के गृह और सहकारिता मंत्री का आशीर्वाद हरियाणा की जनता को मिला और बहुत बड़ी सौगात मिली। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगातार सेवा पखवाड़े में अनेक कार्यक्रम चलाने का काम किया है। और जहां 17 अक्टूबर को सरकार का 1 वर्ष पूरा होगा, देश और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा को आशीर्वाद देने का जो समय दिया है, बता दें कि बता दें कि
हिसार में एक युवक की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। 2 बदमाशों ने दुकान में घुसकर युवक को 14 बार चाकू से गोदा। इसके बाद हमलावर बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसमें हमलावर युवकों को चाकू मारते हुए देखा जा सकता है। एक युवक ने गोली भी मारने की कोशिश की, लेकिन बंदूक नहीं चली। हमलावरों के जाने के बाद युवक घायल हालत में बाहर पहुंचा और लोगों को बुलाकर लाया। आसपास के लोग युवक को तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान रानू सैनी के रूप में हुई है। वे सब्जी मंडी पुल के पास ही एक किराना की दुकान पर काम करता था। पलवल एसपी वरुण सिंगला के नेतृत्व में पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है, जिसके अंतर्गत पलवल पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सीआईए पलवल ने 2 कुख्यात बदमाशों को रहराना गांव के निकट मुठभेड़ के बाद धर दबोचा। आरोपियों से 1 देसी कट्टा, 1 जिंदा कारतूस, 1 खाली खोल व मोटरसाइकिल बरामद हुई है। आरोपियों के खिलाफ हत्या का प्रयास, लूट, अवैध हथियार रखने आदि संगीन धाराओं में आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। वहीं दोनों आरोपियों पर कई मामलों में पीओ घोषित है। बता दें कि पलवल में मुठभेड़ के दौरान 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। इस दौरान दोनों के पैर में गोली लगी है। इन पर कई अवैध चीजें और बाइक बरामद की गई है। इस दौरान बदमाशों के पास से 1 जिंदा कारतूस, 1 पिस्तौल और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। बता दें कि पुलिस ने बताया है कि इन पे आधा दर्जन से ज्यादा कई मामलों में पहले से भी मामले दर्ज किए गए हैं। ये काफी समय से फरार चल रहे थे, लेकिन अब पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दूसरी पर फ्लाईओवर के नीचे अपने जिले के 2 कुख्यात बदमाश, जो कि काफी सारे मुकदमों में जिनके अरेस्ट पेंडिंग में वांछित है, आज भी किसी वारदात को अंजाम देने के लिए कुसली पर फ्लाईओवर के नीचे खड़े हैं। तो इसी सूचना पर कार्रवाई करते हुए एसएचओ कैंप को इस रेड में शामिल किया गया और उन पर कार्रवाई के लिए जब हम आगे बढ़े तो पुलिस की गाड़ी को देखते उन लोगों ने अपनी बाइक को रहराना की तरफ भगा लिया। इसी कड़ी में आगे जाके रहराना गांव से पहले ही दाएं हाथ की तरफ एक कच्चे उबड़ खाबड़ रास्ते में लोगों ने अपनी बाइक को उतार दिया पुलिस से बचने के लिए, जो पुलिस लगातार उनका पीछा कर रही थी और वो पुलिस पे पीछे की तरफ फायर करके भाग रहे थे। आगे जाकर जब उनकी बाइक स्लिप होकर गई तो उनको काबू करना चाहा, तो पीछे बैठा जो लड़का था जसवंत उर्फ तोता, उसने बारंबार पुलिस पर फायरिंग की। तो उसको चेतावनी दी, सरेंडर करने को कहा, लेकिन पुलिस की बात ना मानते उसने फायरिंग जारी रखी। यमुनानगर में वन विभाग की लगातार सतर्कता के बावजूद जंगलों से खैर तस्करी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जंगलों से आए दिन पेड़ काटने के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि वन विभाग कटे पेड़ों की लकड़ी पकड़ने के दावे तो करता है, पर कहीं न कहीं सवाल भी लगातार खड़े हो रहे हैं। एक बार फिर खैर की लकड़ी के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि लगातार पेड़ काटने के बाद लकड़ी की तस्करी करने के मामले सामने आ रहे हैं, जहां पुलिस भी ये दावा कर रही है कि लकड़ी तस्करों को गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार लकड़ी तस्करों का जो खौफ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी दौरान पुलिस ने यमुनानगर से एक खैर की लकड़ी के साथ एक आरोपी तस्कर को गिरफ्तार किया है। वो अपने पिकअप में लकड़ी भरकर जा रहा था। इस दौरान पुलिस ने चेकिंग के दौरान उसे पकड़ लिया, साथ ही उसका टेम्पो जब्त कर उस पर कार्रवाई की जा रही है। देखिए, हमें मुखबर खास से सूचना मिली थी हमारे वन दरोगा श्री मिंटू कुमार को। जैसे ही हमें सूचना प्राप्त हुई तो हमने इस मिनी ट्रक या जो टाटा की गाड़ी है ये
इसको पकड़ने के लिए हमने जाल बिछाया और इस गाड़ी को हमने मौके पे दादूपुर के पास राउंड ऑफ कर लिया। एक जो आदमी की पहचान हुई है वो इनाम है, 3-4 आदमी और थे, टोटल 4 आदमी इस गाड़ी में थे। तो इसकी वैल्यू का ऐसे है, अभी इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, उसके बाद ही पता चलेगा। फॉरेस्ट एक्ट में जो है 1927 की धारा 26, 32, 33, 50 और 52 और वाइल्ड लाइफ एक्ट 9, 27, 29 और 51 की इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया और इसकी सीज रिपोर्ट बना के माननीय अदालत में दे दी है और जल्दी ही उनको अरेस्ट भी कर लिया। ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 85 में शनिवार दोपहर करीब 1:30 बजे एक कार में आग लगने की घटना सामने आई, जब सीएनजी लीक होने के कारण एक सेंट्रो कार में अचानक आग लग गई। इस हादसे में कार चालक का थोड़ा सा चेहरा और हल्का हाथ झुलस गया, जिसे तुरंत नजदीकी निजी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। गनीमत रही कि समय रहते चालक को अस्पताल पहुंचा दिया गया। प्रत्यक्षदर्शी महेश ने बताया कि कार चालक पास की सोसाइटी में अपनी सेंट्रो कार में सीएनजी भरवा कर लौट रहा था। रास्ते में उसे कार के अंदर गैस रिसाव की गंध आई। चालक ने सावधानी बरतते हुए कार को सेक्टर 85 रोड पर एक मैकेनिक को दिखाया, लेकिन गैस लीकेज का सही स्थान नहीं मिल पाया। इसी दौरान चालक ने कार को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, तभी स्पार्किंग के कारण कार के अंदर फैली गैस ने आग पकड़ ली। बता दें कि फरीदाबाद के सेक्टर 85 में एक कार में आग लग गई। बताया जा रहा है कि सीएनजी गैस के रिसाव होने के कारण इस कार में आग लगी। इस दौरान चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया, उसके चेहरे और हाथ पर झुलस के निशान आ गए हैं, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि जब वो अपनी गाड़ी में सीएनजी भरवा कर जा रहा था तो उसे गैस से रिसाव होने की गंध आई। जिस वक्त वो अपनी गाड़ी को ले जाकर एक मैकेनिक को दिखाया, फसल अवशेष प्रबंधन के प्रति किसानों को जागरूक करने के लिए खंड कृषि अधिकारी डॉक्टर अश्वनी कुमार ने इंद्री हलके के लगभग 33 गांवों का दौरा किया। उन्होंने किसानों को जागरूक करते हुए बताया कि जिलाधीश उत्तम सिंह द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जिला करनाल में धान की फसल की कटाई के बाद बचे हुए अवशेषों को जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा फसल अवशेष जलाने की घटनाओं को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों की ग्राम स्तरीय टीमें गठित कर गांव की जिम्मेदारियों को सौंपी गई है। कल्याण विभाग की तरफ से जो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया है, ये एकदम पहल का और अच्छा काम है, जो कि किसानों को जागरूक करने के लिए एक माध्यम है और किसान जो है जागरूक भी हो रहा है और आगजनी की कोई भी दुर्घटना ऐसी नहीं हो रही है। जी। पहले होती थी और पहले देखो किसान करते थे, क्योंकि मशीनें भी थोड़ा मात्रा में कम थी। अब मशीनें भी अधिक हो चुकी हैं और किसान भी जागरूक हो चुके हैं। फायदा भी है किसान को दोनों माध्यम में फायदा है। अगर वो एक्सी2 के माध्यम से पराली को बाहर बेचता है तो मुनाफा भी होता है, और अगर इन-सीटू के माध्यम से खेत में उसको मिलाता है तो वो खाद के रूप में उसका फायदा करती है। सरकार की तरफ से अनुदान भी दिया? सरकार की तरफ से किसान को 1200 रुपए प्रति एकड़ अनुदान दिया जा रहा है इस वर्ष, जो कि पिछले वर्ष 1000 रुपए था। साहब क्या कुछ कहेंगे, आज क्या अभियान आप लोगों द्वारा चला गया? आज अभी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार सीआरएम से संबंधित ये फ्लैग मार्च निकाला गया है, जो इंद्री एरिया के लगभग सभी गांवों में 2 टीमें बनाई गई है और उनमें अवेयरनेस कर रहे हैं, फार्मर को समझाया भी है और फ्लैग मार्च निकाला है कि कोई भी आगजनी की घटना ना हो। कहाँ पर ये फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है? ये फ्लैग मार्च अभी हम लोगों ने इंद्री से शुरू किया था और समोरा से, खेड़ी मानसिंह से होते हुए, बादसो एरिया से होते हुए, और एक फ्लैग मार्च अभी हमारा ब्याना से शुरू होके और चुगामा तक, और लास्ट में इधर
ननेड़ा से होते हुए वापस आएगा। ये सभी लगभग सभी गांव में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। और वैसे तो हमारे यहाँ पे अभी तक कोई भी ऐसी घटना आगजनी की नहीं आई है और ना ही आगे आने की संभावना है, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा फार्मर्स को अवेयर किया है और हमारे जो इंद्री एरिया का जो फार्मर्स है बहुत ज्यादा समझदार है। वो अभी तक कोई भी ऐसी आगजनी की घटना नहीं है। पिछले साल की अगर बात करें तो अब के आंकड़ों में कितना फर्क लग रहा है? पिछले साल के अगर बात करें तो अब की बार जीरो बर्निंग है और आप लोग भी जैसा देख रहे होंगे बिल्कुल, क्योंकि फार्मर्स को हमने बहुत अधिक सब्सिडी पे जो है इसके लिए इन सीटू के लिए भी और एक्स सीटू के लिए उसके लिए यंत्र जो है उपलब्ध करा दिए गए हैं। और अधिकतर फार्मर इस बार जो है इन सीटू अधिक कर रहे हैं, यानी अपनी जो फसल अवशेष है उसको मिट्टी में ही मिला रहे हैं, जिससे खाद भी आने वाले टाइम में उनको कम आवश्यकता पड़ेगी। पर एकड़ के हिसाब से अनुदान भी दिया जा रहा है? हाँ, पर एकड़ के हिसाब से चाहे फार्मर उसको इन सीटू कर रहा है चाहे एक्स सीटू, यानी चाहे अपने फसल अवशेष को मिट्टी में मिला रहा है और या बाहर निकाल रहा है, या फिर वो आप जैसे हमारे गार्लिक का यहाँ पे लहसुन का काफी एरिया है उसके लिए प्रबंध कर रहा है, मल्चिंग का कर रहा है। तो सभी को पिछले साल 1000 रुपये एकड़ था, इस बार 1200 रुपये पर एकड़ के हिसाब से उनको अनुदान राशि का भी प्रावधान किया गया है। विभाग की तरफ से किसानों को क्या कहेंगे? विभाग की तरफ से मैं आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी किसान भाई अपने फसल अवशेषों में आग ना लगाए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमसे मिल सकता है, उसको हम लोग साधन प्रोवाइड कराएंगे। बल्कि इस जो गवर्नमेंट की जो अभियान चला हुआ है 1200 रुपये पर। खबर सिरसा से जमाल गांव के नजदीक गुड़िया गांव से है, जहां ग्रामीण सेवा शिविर के तहत गांव गुड़िया में नायब तहसीलदार संजीव सिहाग के नेतृत्व में शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा मौके पर ही अधिकारियों से अपने कार्य भी करवाए। शिविर के दौरान ग्राम पंचायत ने पट्टों का वितरण किया। चिकित्सा विभाग की ओर से रोगियों को दवाओं का वितरण किया गया। वहीं कृषि विभाग की ओर से बीज वितरण, खाता विभाजन कार्य और घर दीवारी ऐप का प्रशिक्षण, महिला व समाज कल्याण विभाग की ओर से गोद भराई रस्म और स्वामित्व योजना के पट्टे वितरित किए गए। इतना विभाग आया नहीं, वह में कोई जिम्मेदार है, कोई किसान है, कोई मजदूर है, कोई गरीब है, कोई सतान काम ले गया जो कि मुकाम है कागजांग है, कागजांग है अनुसार कानून में अनुसार सबको काम हुए है। ऐसे को कोई न हो बीच में तो वो भी वो कागज सही हो गया, आ गया 2 दिन में 3 दिन में हो गया। और सुख शांति से शिविर लग रही है और लग्यो सब अधिकारी है का मौजूद है, डीडीओ साहब आया, नायब तहसीलदार। फरीदाबाद में पुलिस के सामने ही एक दुकानदार की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। बेखौफ अपराधियों ने मामूली बात पर ही वारदात को अंजाम दिया। पनीर विक्रेता दुकानदार ने अपने बचाव में पुलिस बुलाई थी। पुलिस के आते ही आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से भाग निकले, जिनमें से एक को पुलिस ने मौके पर ही पकड़ लिया। वहीं चाकू लगे दुकानदार को वहां से तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर चेकअप के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस ने आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। हमारा लड़का बसेलवा कॉलोनी में हीरा मंदिर के रोड पर दुकान करता है 20-1 साल से। तो वहाँ पनीर की खोबा फोबा ऐसे शादी के ऑर्डर ऐसे आते हैं तो देता है। तो रात पता नहीं किस बात पर 4-5 आदमियों ने चाकू दुकान बंद करके। हाँ, दुकान बंद करके गया, घर के लिए तैयार हो रहा था, कुछ लेना होगा, कहीं दुकान पे गया, अपनी दुकान से 2-4 दुकान आ गए तो वहाँ 3-4 लड़कों ने एकदम बाहर कर दिया, गुथ पड़े और गुथ गए तो वो भी गुथा होगा, बाकी चक्कू मार दिया। न रंजिश तो कोई पुरानी नहीं थी, न लेन देन का भी कुछ नहीं है। तो मैंने सीधा तो कहा सीधे। अब लेन देन में तो ये हो सका किसी ने फ्री पनीर मांगा हो या कोई बात हो तो वही पर रंजिश रखता हो कोई। नाम क्या था बेटे का, कितनी उम्र थी? परवीन था, परवीन है, 35-36 साल की उम्र थी। जी, आज
आज रात को थाना ओल्ड में जगदीश वासी सनराइज कॉलोनी मवे ने शिकायत दी। इसमें आरोप लगाया कि उसका बेटा परवीन, जिसकी बसीला कॉलोनी में अपने की दुकान है, कल वह अपने एक दुकान में काम करने वाले एक अन्य कर्मचारी के साथ वापस घर आ रहा था। तो रास्ते में सागर जनरल स्टोर गली नंबर 6 के चौक के पास पड़ता है, जहाँ पर वो मोटरसाइकिल पे सामान लेने के लिए रुका। तो वहाँ पर एक राजा नाम का लड़का व अन्य लड़के खड़े थे, जिनसे उनकी कहासुनी हो गई और इस दौरान लड़ाई झगड़े में राजा ने उसके बेटे को चाकू मार दिया और जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। पिहोवा में हिसार चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 152 पर रूमल के परिजनों ने जाम लगा दिया। मौके पर पुलिस बल के साथ पहुंचे डीएसपी निर्मल सिंह ने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। करीब आधे घंटे बाद परिजन डीएसपी के जांच सीआईए के हवाले करने और जल्द गिरफ्तारी के आश्वासन पर जाम खोलने पर राजी हुए। दरअसल बीती रात NH 192 पर बदमाशों ने रास्ता रोककर रूमल की चाकू से हमला कर हत्या कर दी थी। मर्डर के बाद आरोपी बाइक पर फरार हो गए। घटना करीब रात 10 बजे की है। मृतक की पहचान रूमल निवासी मलिकपुर के रूप में हुई है। उधर डीएसपी निर्मल सिंह ने बताया कि देर रात ही सूचना पाकर पुलिस अस्पताल पहुंची थी और शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई। पुलिस ने सौरभ के बयान के आधार पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने डॉक्टरों के पैनल से शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के हवाले कर दिया। बता दें कि पिहोवा में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने जाम पर धरना देकर रोड हाईवे को जाम कर दिया। इस वजह से पूरा हाईवे पर लंबा ट्रैफिक लग गया, जिसके बाद मौके पर डीएसपी पुलिस बल के साथ पहुंचे और परिवार को समझाया, लेकिन परिवार अपनी मांग पर अड़े रहे, जिसके बाद डीएसपी ने आश्वासन दिया कि जल्द ही इसकी जांच की जाएगी। लड़का है रूमल, पीछे ये पे अपना पेवा शहर से है ना, यहाँ भटमागरे पास ये जीरी का प्लांट लगा रखा, वहाँ आ रहा था। ये मोटरसाइकिल पर 2 लड़के थे, यानी कि वहाँ के एक बाइक वाले आए। उन्होंने 2 लड़के थे ना, वो बाइक रुकवाने के बाद उसका जो रूमल नाम का लड़का था उसके चक्कू मारा। तो उस समय हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, पोस्टमार्टम करा परिवार वाले गिरफ्तारी की मांग करें। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।